बच्चों, आप सभी का स्वागत है सर्वनाम पाठ के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने परिभाषा के बारे में जाना, भेद कितने होते हैं इसके बारे में जाना। इस भाग में हम लोग भेदों के बारे में सीखेंगे कि क्या कौन सा भेद है, कैसे उसे पहचानते हैं, किस प्रकार से अगर वाक्य दिया गया है तो हम कैसे बता पाएंगे कि उसमें कौन सा सर्वनाम है। तो सर्वनाम का जो पहला भेद आता है, आप सभी को याद है कि सर्वनाम का पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, दो बार मैंने इसको इसलिए बोला है ताकि आप इसके प्रोनाउंसिएशन पर या जो इसका उच्चारण है किस प्रकार से करते हैं आप समझ सकें। पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जिनका प्रयोग किसी पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है। पुरुष के नाम के स्थान पर। अब देखिए, पुरुष का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि केवल पुरुष। पुरुष में कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई महिला हो सकती है। मतलब किसी भी पुरुष के नाम के स्थान पर जो शब्दों का प्रयोग हम करें, मतलब जैसे कि पहले आपको मैंने समझाया है, पहले वीडियो में देखा होगा आपने कि मैंने बोला था कि उसका नाम जो राहुल का था बार बार ले रहे थे। उसका नाम ना लेकर हमने फिर वहाँ पर वह, उसका, उसके ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया था। तो वैसे ही यहाँ पर यदि किसी पुरुष, किसी व्यक्ति का नाम आता है तो उस व्यक्ति का नाम ना लेकर उसकी जगह पर मैं, तुम, हम, वह, वे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसे हम लोग पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक बार फिर से बोल दूं, पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब देखिए, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उनको 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। पहला भाग है उत्तम पुरुष, दूसरा भाग है मध्यम पुरुष और तीसरा भाग है अन्य पुरुष। अब देखिए, यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसको किस प्रकार से हम समझें, क्या है कि किस वजह से इनको 3 भागों में बांट दिया गया। अब देखिए, जो पुरुष है, कोई भी व्यक्ति है, वो बात करेगा, है ना, जैसे कि हम ही लोग बात करते हैं। वैसे ही कोई व्यक्ति है, जैसे अगर कोई व्यक्ति है, मैं कहूँ कि जैसे कि ये कोई व्यक्ति है, यह व्यक्ति है कोई, ठीक है, इसको मैंने बना दिया, यह एक व्यक्ति है, ठीक है। और यह जब किसी से बात करेगा तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा, बोलिए हाँ, ये दूसरा व्यक्ति है जिससे बात हो रही है। अब देखिए, जो पहला व्यक्ति है वह अपनी बात कैसे शुरू करेगा कि मैं आ रहा हूँ या मैं ऐसा हूँ और तुम कैसे हो। तो जब ये बात शुरू करेगा तो वो इससे बोलेगा तो ये हो जाएगा तुम, ये हो जाएगा मैं, जैसे कि ये मैं हूँ और ये बात कर रहा है किसी और से तो ये तुम हो गया, ठीक है। अब ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दोनों जो बात कर रहे हैं वो किसी और के बारे में बात कर रहे होंगे, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी और व्यक्ति के बारे में, या वो वस्तु हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है। तो अगर किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा वह या वे। तो इसी तरह से हम समझेंगे कि जो मैं हूँ वो उत्तम पुरुष हो जाएगा। मैं जो सबसे पहले, देखो एक बात ये भी कहूँ कि जो यहाँ संसार है उसमें व्यक्ति जो स्वयं होता है वो अपने आप को उत्तम ही मानता है, श्रेष्ठ मानता है। तो उसी तरह से कहूँ कि जो मैं है वो उत्तम पुरुष है। वो जिससे बात कर रहा है, जैसे कि तुम, तो वो हो गया मध्यम पुरुष। और इसके बाद में
किसी अन्य के बारे में, वह के बारे में बात हो रही है, तो वो हो गया अन्य पुरुष। ठीक है। इसको अगर हम व्याकरण की भाषा में बोलें तो ऐसे कहते हैं कि बोलने वाला अर्थात वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए करता है, जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो मैं अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, मैं यहाँ पर वक्ता हूँ, तो मैं, हम, अगर मेरे साथ में और लोग भी होते तो उनके लिए हम शब्द यूज़ हो जाता। तो ये हो जाएंगे उत्तम पुरुष। और इसके बाद में जो मध्यम पुरुष आता है, इसको हम व्याकरण की भाषा में कहें कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता सुनने वाले के लिए करता है, उसे हम कहते हैं मध्यम पुरुष। और अन्य पुरुष के बारे में पढ़ें तो हो जाएगा ऐसे सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब वक्ता किसी दूसरे के लिए करता है, उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं, जैसे कि वह, वे। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सर्वनाम, जो पुरुषवाचक सर्वनाम है वो क्या है। एग्जाम्पल अगर देख लें तो उत्तम पुरुष का एक एग्जाम्पल कहूँगी, मैं बाज़ार जा रही हूँ, या हम मैदान में खेलते हैं। उसी प्रकार से मध्यम पुरुष के लिए अगर कोई एग्जाम्पल देखें तो हो जाएगा, तुम कहाँ जा रहे हो, या तुम यहाँ बैठो। इसके साथ में अन्य पुरुष के साथ अगर वाक्य हम लोग देखें तो हो जाएगा, वह सो रहा है, वे टीवी देख रहे हैं। इन वाक्यों का प्रयोग उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में हम समझ लें। आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम का दूसरा भेद कौन सा होता है। चलिए आइए देखते हैं। तो हाँ बेटा, आइए देखते हैं दूसरा सर्वनाम का भेद क्या है। यहाँ पर मैं आपको दूसरा सर्वनाम का भेद और तीसरा सर्वनाम का भेद एक साथ समझाऊंगी। देखिए बेटा, दूसरा भेद है निश्चयवाचक सर्वनाम और इधर दिया है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, इनके नाम से ही समझ आ रहा है। निश्चय मतलब होता है कोई चीज़ जो निश्चित हो चुकी हो, कंफर्म हो चुकी हो, जिसके लिए हमको एकदम पक्का पता हो, उसको हम क्या कहेंगे? निश्चित कहेंगे। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जिनके लिए हम निश्चित होकर कह दें, पक्का कंफर्म होके कह दें कि वह वस्तु या वह व्यक्ति क्या है, मुझसे संबंधित है, वह क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। इसके बाद आता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय, देखिए निश्चय का एकदम उल्टा होता है अनिश्चय सर्वनाम। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे हम क्या करें, किसी व्यक्ति या वस्तु को निश्चित ना कर सके, या हम कहें कि ऐसे सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता ना कर सकें, उसे हम कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय और निश्चय, बेटा फिर से ध्यान दीजिए। निश्चय मतलब जिसके लिए आप एकदम श्योर हो जाएं, कंफर्म हो जाएं, पक्का उसके बारे में आप बता सकें, तभी हम वहाँ पर कौन से सर्वनाम का प्रयोग करते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, यहाँ वाक्य दिया है, लिखा है यह मेरा खिलौना है। जैसे कि कोई खिलौना है, मैं यहाँ पर, जैसे मेरे पास में ये क्यूब है, ये है, तो मैं कंफर्म कर रही हूँ कि जो यह है, यह मेरा खिलौना है। मतलब बहुत सारे खिलौने होंगे, लेकिन मैंने कंफर्म किया कि जो यह है, ये मेरा खिलौना है। तो इसको समझने के लिए दो प्रकार से समझा जा सकता है। पहला तो ये कि आप केवल ऐसे ही समझ लें कि वाक्य में बोल दिया गया है कि यह मेरा खिलौना है, मतलब ये कंफर्म कर रहा है। इसके अलावा किसी भी वस्तु की ओर इशारा करते, जैसे कि मैंने क्या किया, ये जो मेरा खिलौना था, इसकी ओर मैंने इशारा किया और बोला कि यह मेरा खिलौना है,
मतलब निश्चयवाचक सर्वनाम को समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु की ओर इशारा करके उसको कंफर्म करके मतलब बता दे रहा है कि वह चीज़ मुझसे संबंधित है या वह मेरी है या वो किसी और की है, कंफर्म होकर बता दे रहा है, तो वहाँ पर कौन से सर्वनाम होंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम जहाँ पर हम लोग कंफर्म होकर, निश्चित होकर, पक्का पक्का नहीं बता सकें कि वह क्या है। जैसे कि लिखा है वाक्य, कोई जा रहा है। हमें नहीं पता कि कौन, रास्ते पे बहुत सारे लोग जाते हैं, पर क्या हम हर व्यक्ति को जानते हैं? नहीं। तो ऐसे ही कोई जा रहा है, कोई कौन? वी डोंट नो। उसी तरह से पानी में कुछ पड़ा है, पानी में कुछ पड़ा है, हमें पता नहीं है कि वो क्या पड़ा है, इसलिए वहाँ पर क्या हो गए? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए कुछ निश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है यह, वे, मेरी। और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम के एग्जाम्पल है कुछ, कोई, किसी, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई। ऐसे शब्दों का प्रयोग अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किया जाता है। आइए देखिए इसके आगे के दो और भेदों के बारे में जानते हैं। आइए देखें सर्वनाम का चौथा भेद, जिसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम का मतलब संबंध का मतलब होता है किसी से कोई क्या करना, कनेक्शन बना देना, ये हमें बताना, इससे ये हमें पता चल जाना कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करके जैसे कि दो सर्वनामों के बीच में क्या संबंध है, या कहें कि दो जो हमें संज्ञा शब्द दिए गए हैं उनके बीच में क्या संबंध है, इस सर्वनाम का प्रयोग करके हम पता करते हैं। लिखा है जो, सो, जिसकी, उसकी। किसी भी वाक्य में अगर लिखा हो जो सो केवल लिखा हो और उसके जैसे कि उस संबंध दिखाए, जैसे जो करेगा सो भरेगा, तो जो का संबंध सो से है कि जिस तरह का कार्य किया जाएगा उसी तरीके का परिणाम मिलेगा। जैसे बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा, वैसा, जो, सो, जिसकी, उसकी, ये सभी शब्द क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। वाक्य लिखा है आपके सामने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मतलब जो सर्वनाम शब्द अन्य सर्वनाम के साथ में संबंध का बोध कराएं उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, आइए देखें नेक्स्ट। आइए देखते हैं कि सर्वनाम का पांचवा भेद क्या है। सर्वनाम के पांचवें भेद का नाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए इसका नाम पढ़ के हमें समझ आ रहा है कि प्रश्न मतलब ऐसे सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछें उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए मैंने दिया है यहाँ पे, क्या, कौन, क्यों, कौन कौन, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है किसके अंतर्गत? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत। अब देखिए जैसे वाक्य आपको दिया जाए और उस वाक्य में आपको प्रश्नवाचक सर्वनाम पता करने के लिए बोल दिया जाए तो आप कैसे समझेंगे? सबसे पहला तो आपको यही है कि वह जो वाक्य दिया गया होगा उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य बना होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य बना होगा, और उस वाक्य में क्या, कौन, क्यों ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया होगा। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं?
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है माँ क्या कर रही हैं, मतलब यहाँ पर क्या क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ठीक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम सबसे आसान होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे प्रश्नवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमेशा याद रखेंगे कि अगर हमें पहचानना है तो ये प्रश्नवाचक चिन्ह से पहचान लें। यदि तब भी नहीं समझ आता है तो बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी पता नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, प्रश्न हम उन्हीं लोगों के लिए कर पाते हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। जैसे कि अगर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन आता है कौन में, तो बाज़ार कौन जाएगा, मतलब जिन लोगों को हम जानते हैं उन्हीं में से कोई जाएगा ना, तो इसलिए कौन को हम लोग ने प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा है। ठीक है, आइए देखें सर्वनाम का छठा भेद क्या होता है। आइए देखें सर्वनाम का छठा भेद, जिसका नाम है निजवाचक सर्वनाम। निज, आइए देखें कि इसको कैसे समझते हैं। वाक्य को पढ़ेंगे, वह अपने आप घर चला गया। यहाँ देखिए मैंने अपने आप शब्द को अंडरलाइन किया है। देखिए, जो सर्वनाम कर्ता अपने लिए प्रयोग करता है, स्वयं के लिए प्रयोग करता है, उसे हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई भी व्यक्ति है वो अपने लिए कोई शब्दों का प्रयोग कर रहा है, जैसे कि वह अपने आप घर चला गया, वह अपना काम स्वयं करता है। ठीक है, उसने खुद अपना पाठ याद कर लिया। मतलब ऐसे शब्द जो अपने लिए यूज़ किए गए हों। जैसे मैं बोलूँ तो मैं बोलूँ कि मैं अपने आप घर चली जाऊँगी। ठीक है, तो अपने आप शब्द, स्वयं, खुद, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है अपने लिए, स्वयं के लिए। तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो कर्ता स्वयं के लिए प्रयोग करता है उन्हें हम लोग निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये हमारे हो गए सर्वनाम के भेद। आशा करती हूँ आपको ये सभी 6 भेद याद हो जाएंगे, समझ आ गए होंगे। आपको अगर कुछ नहीं समझ आता है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके बच्चों, मैं चाहती हूँ कि आप सभी लोग जो भी पढ़ें वो बहुत ही अच्छे से पढ़ें और अपने ज्ञान को केवल रटने तक ना रखें, उसको समझने का भी प्रयास करें। ठीक है बच्चों, चलिए अगले वीडियो में मिलती हूँ। बाय, टेक केयर। कुछ भी आपको लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं।